हेलो एंड वेलकम टू KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं WHO के साथ। WHO ने बताया नए साल के लिए 10 बड़ी चुनौतियां, उनका समाधान और लक्ष्य। साल 2020 में पूरी दुनिया में जो विपदा आई हेल्थ सर्विसेज को लेकर, वो भी खत्म नहीं हुई है। कोविड-19 की वजह से पिछले 20 सालों में हेल्थ सर्विसेज में जो भी प्रगति की गई वो वापस चली गई। अब 2021 में उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, उनको पाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे। WHO ने यह भी कहा है कि उसकी प्राथमिकता है हेल्थ सर्विसेज का सुधार, उनको बढ़ाना और हर व्यक्ति तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना। 2021 के लिए नई पहल को 10 बिंदुओं के जरिए सामने रखा गया है। आइए जानते हैं कौन सी है नई पहल और घोषणाएं। सभी की सुरक्षा के लिए एक ग्लोबल इमरजेंसी वर्क फोर्स बनानी होगी जो भविष्य की महामारी के वक्त एक साथ काम करे। पोलियो व लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए शुरू हुए HPV वैक्सीनेशन मिशन को तेज किया जाएगा। 20 तरह की नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज रोकने के लिए साल 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस के खात्मे का लक्ष्य। संगठन गैर संक्रामक रोगों जैसे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज आदि के इलाज के लिए कार्यक्रम शुरू करेगा। 10 करोड़ लोगों की तंबाकू छुड़ाने का अभियान भी रखा जाएगा। दवा प्रतिरोधी बने बैक्टीरिया, वायरस, फंगल और परजीवियों के इलाज की तलाश की जाएगी। कोविड-19 जांच और टीकाकरण में तेजी। संगठन के एक्सेस टू कोविड टेस्ट मिशन के तहत 2021 में आर्थिक रूप से कमजोर देशों में 200 करोड़ टीके भेजने, 24.5 करोड़ लोगों के इलाज और 50 करोड़ लोगों की जांच का लक्ष्य है। कोविड-19 ने स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद भेदभाव उजागर कर दिए हैं। देशों के भीतर ही आर्थिक स्थिति, लिंग, क्षेत्र, नस्ल, शिक्षा, रोजगार आदि की वजह से यह भेदभाव हो रहा है, जिसे खत्म करना होगा। विभिन्न देशों का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डाटाबेस भी बन रहा है। इससे इन देशों में कौन सी बीमारियां बढ़ रही हैं, उनके इलाज के लिए क्या क्या सेवाएं चाहिए, ये सब जानकारियां मिलेंगी। कोविड-19 और अन्य बीमारियों से जुड़े वैज्ञानिक कार्यों पर नजर रखते हुए संगठन इन्हें सभी तक पहुंचाने पर काम करेगा। कॉन्फ्रेंस और विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट में आई सिफारिशों को लागू करके बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से बनाने पर संगठन जोर देगा। इनमें बच्चों, उनके पोषण और बीमारियों से बचाव को प्राथमिकता मिलेगी। देशों, संगठनों, समुदायों से लेकर आम नागरिकों तक एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बढ़ाने के लिए WHO काम करेगा। लद्दाख को मिला अपना मौसम विज्ञान केंद्र। लद्दाख का मौसम विज्ञान केंद्र लेह में स्थापित किया जा रहा है। खास बात यह है कि ये मौसम की भविष्यवाणी के साथ साथ जो प्रतिकूल घटनाएं हैं उनकी चेतावनी भी जारी करेगा। आज तक यूटी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए मौसम की निगरानी MC श्रीनगर द्वारा की जाती है। हालांकि हर भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD का केंद्र होना अनिवार्य है। लद्दाख में MC स्थापित करने का यह फैसला अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद लिया गया था, जिसके तहत लद्दाख UT का गठन किया गया था। इस साल मार्च में लद्दाख में एक MC स्थापित करने का प्रस्ताव लिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज ने मई में से मंजूरी दे दी। इसके अलावा लद्दाख भारत का एक रणनीतिक और भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। फ्लैशबैक की बात करते हैं। The Leh MC would be responsible for collecting vital meteorological data from the cold desert region. इस डाटा का उपयोग भविष्य में ऐसे उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर किए गए जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किया जाएगा। Located at approximately over 3000 meters above sea level, Ladakh experiences plenty of sunny days in the year. दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग A68A लगातार खबरों में बना हुआ है। दुनिया के इस सबसे बड़े आइसबर्ग ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। इस पर रिसर्च हो रही है, वैज्ञानिक समाधान निकालने में जुटे हुए हैं। साउथ अंटार्कटिका सी में यह समझना होगा कि किन्हें सबसे ज्यादा खतरा है और ये स्थिति क्यों बनी है। अंटार्कटिका से लगभग 5800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फ्री फ्लोटिंग आइस का सबसे बड़ा ब्लॉक जॉइंट आइसबर्ग A68A 2017 से अटलांटिक महासागर में बह रहा है। A68A आइसबर्ग 2017 में अंटार्कटिका के लार्सन सी नाम की चट्टान से टूटा था। उस वक्त इसका आकार 5800 वर्ग किलोमीटर था और तब से यह दक्षिणी जॉर्जिया की ओर बढ़ रहा है। इसके कारण इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ सकता है और समुद्री जीवों के लिए इकोसिस्टम मुश्किल हो सकता है। आइसबर्ग्स समुद्र की धाराओं के साथ यात्रा करते हैं और या तो उथले पानी में फंस जाते हैं या खुद जमीन में धंस जाते हैं। अब समझिए A68A क्या है। A68A जुलाई 2017 में अंटार्कटिका के लार्सन सी आइस शेल्फ से अलग हो गया था। तब से ये दक्षिणी जॉर्जिया के दूर दराज के द्वीपों की ओर बढ़ रहा है, जो एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। विशाल आइसबर्ग अपने आसपास के समुद्री तापमान को बदल लेते हैं
और पिघलने पर ताजा पानी की बड़ी मात्रा देते हैं। दक्षिण जॉर्जिया के आसपास पानी का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आइसबर्ग के आसपास तापमान इससे कुछ डिग्री कम हो सकता है। साथ ही क्षेत्र में अरबों टन ताजा पानी का स्राव हो सकता है। यह पानी इस जगह के लिए विनाशकारी हो सकता है। दक्षिण जॉर्जिया में इसके कारण जीव जंतु खतरे में आ सकते हैं। अमेरिका चांद पर फ्यूजन सरफेस पावर सिस्टम लगाने जा रहा है। यह परमाणु रिएक्टर धरती पर बनेगा, धरती पर असेंबल होगा और पेलोड के जरिए चांद पर पहुंचाया जाएगा। चांद पर पहुंचते ही यह खुद अपनी तैनाती कर लेगा और ऑपरेशन शुरू कर देगा। अमेरिका का प्लान है इसे 2026 तक शुरू करने का। अमेरिका साल 2026 तक चांद पर पहला परमाणु रिएक्टर लगाने की तैयारी में है। व्हाइट हाउस से निर्देश दिए जा चुके हैं। 16 दिसंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर स्पेस, न्यूक्लियर पावर एंड प्रपोल्यूशन जारी किया था। नासा से चांद की सतह पर एक फ्यूजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा गया है। इसकी क्षमता 40 किलोवाट की होगी और यह पूरा सिस्टम चांद पर अमेरिका की लगातार मौजूदगी और मंगल के भावी दौरों को सपोर्ट करेगा। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी भी इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए ईमेल इंटरव्यू में नासा के प्रवक्ता क्लियर स्केली ने कहा था कि एजेंसी ऐसा फ्लाइट हार्डवेयर सिस्टम तैयार करना चाहती है जो चांद की सतह से 2026 के आखिरी तक इंटीग्रेट हो जाए। परमाणु रिएक्टर, जिसे फ्यूजन पावर सिस्टम कहते हैं, ये भविष्य के चांद और मंगल से जुड़े रोबोटिक और इंसानी मिशंस को फायदा देगा। फ्यूजन सरफेस पावर सिस्टम पूरी तरह धरती पर बनेगा और असेंबल किया जाएगा। इसके बाद इसे एक पेलोड की तरह लैंडर पर इंटीग्रेट किया जाएगा। सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक बार लैंडर चांद की सतह पर पहुंचा तो यह खुद ही अपनी तैनाती और ऑपरेशन शुरू कर देगा। इसके 4 प्रमुख सब सिस्टम्स हैं, जिनमें एक परमाणु रिएक्टर है, एक इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्शन यूनिट, हीट रिजेक्शन एरे, पावर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब सिस्टम शामिल है। यह सिस्टम 10 साल तक काम करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तिब्बत को आजादी देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किया। अपना अगला दलाई लामा चुन सकेंगे तिब्बत के लोग। इस खबर से जुड़े तमाम फैक्ट्स देखते हैं, क्योंकि भारत में भी बहुत से शरणार्थी हैं जो तिब्बत से यहां आए हैं। दलाई लामा भी भारत में ही रहते हैं। चीन और अमेरिका के बीच जारी तनातनी और बीजिंग की ओर से मिल रही चेतावनियों को दरकिनार करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जो तिब्बतियों को उनके धर्मगुरु दलाई लामा के अगले उत्तराधिकारी को चुनने का हक देता है। द तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट को अमेरिकी कांग्रेस ने पिछले हफ्ते ही पास किया था, जिसे चीन बुरी तरह चिढ़ गया था और उसके विदेश मंत्रालय ने इस कानून को चीन के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी की कोशिश बताया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बीते हफ्ते इस विधेयक के पारित होने के बाद कहा था, हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वह चीन के अंदरूनी मामले में दखल न दे और इन नकारात्मक कानूनों पर हस्ताक्षर करने से बचे। ऐसा न हो कि ये भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाए। सोमवार को नए कानून बनने की खबरों के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग अमेरिका के इस कानून को स्वीकार नहीं करता और तिब्बत से जुड़े मुद्दे हमारे घरेलू मुद्दे हैं। अमेरिका के कानून में तिब्बत के शहर लहासा में अमेरिकी दूतावास खोलने की मांग की गई है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि तिब्बतियों को 14वें दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है। वहीं दलाई लामा को अलगाववादी खतरनाक बताने वाला चीन कहता है कि तिब्बत के धर्मगुरु के चुनाव में बीजिंग की स्वीकृति लेना जरूरी है। हालांकि तिब्बत चीन के इस दावे को नहीं मानता है। क्या कहता है नया कानून? नए कानून के तहत तिब्बत के मामलों पर अमेरिका के विशेष राजनयिक को यह अधिकार दिया गया है कि अगले दलाई लामा का चयन सिर्फ तिब्बत बौद्ध समुदाय द्वारा किया जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन कर सकता है। इसमें तिब्बत में तिब्बती समुदायों के समर्थन में गैर सरकारी संगठनों को सहायता का प्रस्ताव है। इसमें अमेरिका में नई चीनी वाणिज्य दूतावासों पर तब तक पाबंदी की बात है जब तक तिब्बत के लहासा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास स्थापित नहीं हो जाता। ये कानून अमेरिका सरकार को उस किसी भी चीनी अधिकारी पर आर्थिक और वीजा पाबंदियां लगाने का निर्देश देता है जो दलाई लामा के उत्तराधिकारी के विषय में दखल देता है। इस कानून में चीन पर तब तक अमेरिका में कोई भी नया वाणिज्य दूतावास खोलने से रोक लगाया गया है जब तक अमेरिका को तिब्बत में अपना राजनयिक कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं मिल जाती है। ये भी जान लीजिए कि भारत ने दलाई लामा को दी थी शरण। तिब्बत पर चीन की चढ़ाई के बाद वहां से भागकर दलाई लामा सन 1959 से भारत की शरण में रह रहे हैं। उनके साथ ही उनके हजारों अनुयायी भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। फिलहाल करीब 80,000 तिब्बती भारत में रह रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में खासतौर पर अमेरिका और यूरोप में भी करीब 1.5 लाख से ज्यादा तिब्बतियों ने शरण ली हुई है।
बहुत से दर्शकों की डिमांड थी कि हम स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ खबरें दिखाएं, तो चलिए आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स की कुछ खबरें। आईसीसी ने पिछले 10 सालों के बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर डेकेड्स अवार्ड्स का ऐलान किया है। इन 10 सालों के बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर आईसीसी ने अपनी बेस्ट वनडे, बेस्ट टेस्ट और बेस्ट टी20 टीमें चुनी हैं, जिसमें विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का दबदबा है। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को आईसीसी ने आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड चुना है। इसके अलावा विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर, स्टीव स्मिथ को दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट और राशिद खान को बेस्ट टी20 खिलाड़ी चुना गया है। आईसीसी की इस दशक की बेस्ट वनडे, टेस्ट और टी20 तीनों ही टीमों में विराट कोहली को जगह मिली है। साथ ही टेस्ट टीम की कप्तानी उन्हें सौंपी गई है। इसके अलावा भारत के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दशक की बेस्ट वनडे और टी20 टीमों का कप्तान चुना गया है। वनडे वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक लेने वाले चेतन शर्मा बने इंडियन क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर। सीएससी ने 5 सदस्यीय कमेटी में 2 और नामों का चयन किया है, वो हैं अभय गुरुविला और देबाशीष मोहंती। सुनील जोशी और हरविंदर सिंह पहले से ही कमेटी में मौजूद हैं। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को इंडियन क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया है। वे वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर हैं। चेतन शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप 1987 में नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हैट्रिक ली थी। 3 जनवरी 1966 में जन्मे चेतन शर्मा ने बतौर ऑलराउंडर भारतीय टीम के लिए 23 टेस्ट और 65 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। खबरों के आज के सार में इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपसे 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली ये कि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो डिमांड करते हैं कि इन वीडियोस को हम इंग्लिश में बनाएं और बहुत सारे करते हैं कि हम हिंदी में बनाएं। तो दोस्तों एक कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हम बायलिंगुअल फॉर्मेट में ही इसको बनाएं। हम बातचीत हिंदी में कर रहे हैं, इसमें हम अंग्रेज़ी के सेंटेंस का भी इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेमन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और जो टेक्स्ट हैं, जो ग्राफिक्स हैं, वो हम अंग्रेज़ी में चलाते हैं, ताकि दोनों का काम हो जाए। खबर समझ में आनी चाहिए, आपको खबर समझ में आ जाएगी, आप उससे अपडेट हो जाएंगे, तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि नॉलेज ज़रूरी है और इंग्लिश या हिंदी सिर्फ एक भाषा है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको नॉलेज देने की। दूसरी बात, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इससे जुड़े हुए जो पीडीएफ है वो उनको मुहैया कराया जाए। मैं आपको अक्सर ये कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ksgindia.com विजिट करिए। जो भी हम खबरें ले रहे हैं वो वहाँ पर हम लोग बहुत पहले से ही उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अंदर डेली न्यूज़ एनालिसिस भी है, एडिटोरियल भी है, न्यूज़ क्रक्स भी है, और न्यूज़ क्रक्स तो KSG इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है। उसका आप लाभ उठाइए, और इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जो फ्री में अवेलेबल है, आप उसका लाभ उठाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और ऐसे ही अपनी तैयारियां जोर शोर से करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।